आप देख रहे हैं ल्यूसेंट क्राउन का निचोड़ सीरीज जिसमें कि हम पूरी तरह से साइंस को कवर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और निचोड़ करके रख देंगे आपके सामने। उसके बाद ल्यूसेंट क्राउन की ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। इसके बाद हम भारतवर्ष के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, साइंस के क्वेश्चन हमें तकलीफ नहीं देंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक और मापन। उससे पहले यहां पर एक बात देखिएगा कि पहले कैरियर फिर बाबू सोना। ठीक है, मतलब पहले बाबू सोना नहीं करना है, पहले कैरियर फिर बाबू सोना। नहीं तो चली जाएगी एक दिन छोड़ के और पड़ेगा बैठ के रोना। तो पहले क्या बनाना है, कैरियर, तब जाकर के बाबू सोना करना है। तो आ गया हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा और इस सीरीज को आप फॉलो करके देखिए। आपको यहां पर यकीन मानिए कुछ अलग मिलेगा और इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना होगा, यहीं पर आपको याद करवाएंगे। चलिए बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे मेजरमेंट क्या है, मापना क्या है, नापना क्या है, तौलना क्या है। अच्छा देखिए, मेजरमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, इसका आवश्यकता क्या है या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्यों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो पूरा डिटेल में, मतलब 11th 12th का साइंस या फिर 10th उतना नहीं करना है, हमें इतना करना है कि हमें सब कुछ समझ आ जाए, हमसे क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक, तो पहले मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब से मानव जाति का जन्म हुआ है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तब से लेकर आज तक, जब हम अपने इस युग में हैं, कंप्यूटर एज में हैं, तब से लेकर आज तक जो भी डेवलपमेंट हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, कॉस्मोलॉजी में, चाहे आपका जो इतना बड़ा लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर ट्रेड हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो आ रहा है, बड़े लेवल पर व्यापार हो रहा है, पूरे देश, पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा है, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहा है, ये सब किस कारण से संभव हुआ, ये सब के सब जो है संभव हुआ मेजरमेंट के कारण। अगर मेजरमेंट ही नहीं रहता तो प्लेन कैसे बनता भैया, अगर मेजरमेंट ही नहीं रहता तो बड़ा बड़ा शिप कैसे बनता, अगर मेजरमेंट ही नहीं रहता ट्रेन कैसे बनता, कैसे होता डेवलपमेंट, कैसे होता आपका ट्रेड। ठीक है, अगर मेजरमेंट नहीं होता तो किसी जगह का इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे मेजर करते, अगर मेजरमेंट नहीं होता इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो कैसे बनता। ठीक है, अगर मेजरमेंट नहीं होता तो हम कैसे बता पाते कि हम यहां से वहां तक इतना दूर गए। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजरमेंट के बदौलत संभव हुआ, किसके बदौलत, मेजरमेंट के। अच्छा, मेजर हम किसको करते हैं, संख्या में कोई चीज को आप बता देते हैं 10 किलोमीटर गया, हमने यहां से यहां 10 किलोमीटर लगा जाने में, हमने 10 केजी कुछ खरीद करके लाया, 10 लीटर दूध लाया, तो आप संख्या में किसी चीज को बता देते हैं, संख्या में एक्सप्रेस कर देते हैं, नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वो चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में, राशि के बारे में। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी वह है जिसको नंबर्स में, संख्या में एक्सप्रेस किया जा सके। क्वांटिटी क्या है, जिसको नंबर में, संख्या में एक्सप्रेस किया जा सके। याद रखिएगा, नंबर में अगर जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सके वो क्वांटिटी नहीं है, जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके वो क्वांटिटी नहीं है, जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको संख्या में, जिसको अंक में, जिसको डिजिट में एक्सप्रेस किया जा सके, वो आपका क्या है, क्वांटिटी। यहां पर आप देख रहे होंगे चिंटू जो है कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, आप बताते होंगे 5 किलोमीटर इसने तय किया, तो आपने नंबर में बताया ना, तो बताइए डिस्टेंस क्वांटिटी है या नहीं, तो जी सर जो डिस्टेंस है वो क्वांटिटी है। अच्छा, आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी का उम्र कितना हो गया है, 80 साल, आप क्या बताया, नंबर में आपने बताया। अच्छा, नंबर में बता दिया, बताइए एज क्वांटिटी है, जी हां सर क्वांटिटी है। अच्छा, आपकी जो बहन है, छोटी सी बच्ची है, इसको फीवर आ गया है, तेज बुखार आ गया है, इसका टेम्परेचर आपने मेजर कर दिया कि बहना 100 डिग्री का बुखार हो गया तुम्हें, इसको नंबर में आपने बता दिया, तो बताइए टेम्परेचर क्वांटिटी है क्या, तो जी हां, जिसको भी, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है क्वांटिटी, वही है क्वांटिटी। अच्छा, ये देखिए, ये बउआ जो हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, हंस रहा है। अच्छा, ये जो हंस रहा है ये आप नंबर में बता सकते हैं, बहुत हंस रहा है, कम हंस रहा है, कितना हंस रहा है,
तो ये क्वांटिटी नहीं है। ये रो रहा है, बहुत रो रहा है, कम रो रहा है, कितना रो रहा है पता नहीं, नंबर में नहीं बता सकते, तो ये क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई बहुत सुंदर है, कम सुंदर है, कितना सुंदर है, नंबर में नहीं बता सकते, तो हम वो क्वांटिटी नहीं है। किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, खराब है, कितना है नहीं बता सकते, वो क्वांटिटी नहीं है। तो समझ में आ गया कि क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले क्वांटिटी क्या है, दूसरा एक तो जिसे नंबर में एक्सप्रेस कर सके, दूसरा यहां पर हम लोग को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल मतलब फिजिकल, एक तो क्वांटिटी जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, संख्या में एक्सप्रेस किया जा सके, वो क्वांटिटी, और अगर फिजिकल साथ में लग गया तो वो क्वांटिटी जो कि फिजिक्स के लॉ को, जो कि भौतिकी के नियम को अगर पालन करे, भौतिकी के नियम को पालन करे, ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसको नंबर में तो एक्सप्रेस किया जा सके तो क्वांटिटी हो गया, अगर कोई क्वांटिटी फिजिक्स के लॉ को ओबे करे, वही है आपका फिजिकल क्वांटिटी। या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम तौलते हैं, जिसको हम नापते हैं, जिसको हम मापते हैं, जिसका मेजर करते हैं, वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर कितना है, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना है, इस ऑब्जेक्टिव करंट इस ऑब्जेक्ट का कितना इलेक्ट्रिक करंट को यह सह सकता है, या फिर जैसे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका एरिया कितना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को जो डिसाइड करे वो आपका फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, दूसरा यहां पर कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, नंबर्स के थ्रू, संख्या के थ्रू। बिना नंबर्स के थ्रू तो आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते। आपको चाहिए एक संख्या, आपको एक नंबर चाहिए, आपको एक अंक चाहिए, आपको एक डिजिट चाहिए। अगर आप कोई चीज को मेजर करते हैं तो आप कैसे मेजर करेंगे, नंबर्स के सहारे। तो आप समझ गए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह के हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, और हिंदी में डेराइव्ड क्वांटिटी को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और अंग्रेजों की भाषा में इसी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, जहां से स्टार्ट हुआ, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। फंडामेंटल का मतलब वो क्वांटिटी जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस रखा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी से अगर किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल, अगर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़े, तो वो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो कि अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किस पर डिपेंडेंट रहता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर, बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंडेंट रहता है। तो वो आपका क्या हो गया, तो आपने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या है। और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। कहीं कहीं आपको दिख जाएगा फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप के, एक तो फंडामेंटल और दूसरा कहलाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको कहते हैं पूरक पूरक क्वांटिटी। तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर कहीं आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का तीसरा टाइप होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, आप कह सकते हैं। लेकिन मेन रूप से बहुत सारे बुक्स में तीन टाइप दिया है, बहुत सारे बुक में दो दिया है, तो हम लोग पढ़ते हैं दो टाइप का। अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप है। चलिए आगे देखिए, मूल राशियों के यूनिट को क्या कहा जाता है, मूल राशि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी चाहे जो हो, जैसे कि फोर्स है, आपका प्रेशर है, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी आगे हम लोग देखेंगे। तो इन सब का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक या फिर डिराइव्ड यूनिट कहा जाएगा। चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और यूनिट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि मेजरमेंट क्या है, मापना है, हमें कोई चीज को मेजर करना है, किसी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो आप क्या कहेंगे, अगर आप मार्केट गए हैं या फिर गई हैं, और मार्केट जा करके दुकानदार के सामने आप गए और एक मिर्च उठा लिया, और आप क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे कुछ उठा करके आप टमाटर लेने गए, तो टमाटर लेकर के उठा लिया एक पॉलिथीन में, आप क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बताइए, कि मेजर करके दीजिए, मेजर करके दीजिए, इसको माप के दीजिए, नाप के दीजिए। ये अगर मेजर किया जा सकता है तो ये क्वांटिटी है। दूसरा ये फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपको मेजर करना हो तो आप क्या कहेंगे, 5 kg दीजिए, क्या कहेंगे, 5 kg दीजिए, 1 kg दीजिए, 2 kg दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप एक रेफरेंस लेकर के, किसी
किसी स्टैंडर्ड को, किसी मानक को रेफरेंस मान करके उसी को कंपेयर करते हुए उसके 2 गुने, 3 गुने, आधे गुने करते हुए उसके जितने भी टाइम्स कर दीजिए, उतना अगर आप उतने रेफरेंस का वजन के हिसाब से या फिर कुछ भी उसके हिसाब से अगर कोई सामान ले रहे हैं तो आपको मेजर वो कहते हैं, आप मेजर कर लिया। तो यहां पर यह कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो जो बहुत दिन पहले लोग जब आपस में कोई अलग देश में रहता था, कोई अलग देश में, कोई अलग जगह में, तो वो लोग सोचने लगा कि अगर हम लोग को एक साथ बात करना है या फिर एक साथ व्यापार करना है या फिर एक साथ ट्रेड करना है, कहीं अलग अलग जगह डेवलपमेंट होगा, तो सब कोई अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबके अपने फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, तो उसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के लिए वो सोचा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बना लिया जाए, एक तोड़ इसका निकाला जिसको कहते हैं यूनिट, कि उस यूनिट से कंपेयर करके हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। जैसे कि अगर हम कहेंगे 5 केजी टमाटर दीजिए, तो 1 केजी उसका क्या, केजी क्या है, उसका यूनिट है, और केजी का 5 गुना, केजी का ये जो रेफरेंस हमने लिया है, जो हमने एक स्टैंडर्ड मान के इसको किया है, उसका 5 गुना हमने ले लिया। मतलब 1 केजी का कोई बटखारा है, एक तरफ रखा और दूसरी तरफ आपका सामान रखा, और इसके वजन के हिसाब से आपको दे दिया गया। आप समझ गए कि हाँ, हमको मिल गया कितना, हमारे हिसाब से 5 केजी मिल गया। तो वो जो केजी है, जो आपने वजन लिया, जो आपने मास लिया, जो आपने द्रव्यमान लिया, तो उस केजी से आपने कंपेयर किया, उस केजी से को रेफरेंस मान करके आपने उस सामान को ले लिया। या फिर अगर आप दूध लेने जाएंगी, तो दूध लेने जाइएगा या जाएंगी, तो आप क्या कहते हैं, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, ठीक है? तो उसका भी कुछ मेजरमेंट उस यूनिट का जो लीटर है, ठीक है? यूनिट लीटर में दे दिया। अगर आपके शरीर में फीवर आ जाता है या फिर बुखार हो जाता है, टेम्परेचर मापने जाते हैं, तो कहते हैं कि इतना डिग्री हुआ, इतना केल्विन हुआ, तो वो क्या है, जिससे हम लोग रेफरेंस मान करके, जिसको स्टैंडर्ड मान करके किसी चीज को मेजर करते हैं, वो कहलाता है यूनिट। यहां पर समझिएगा, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस, एक कंपेरिजन, जिससे हम कंपेयर करके उस चीज को मेजर करते हैं, वो ही कहलाता है यूनिट। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि यूनिट क्या है, केजी, मास का यूनिट केजी है। जब आप कोई चीज लेने जाते हैं, कोई सामान उसका वजन करते हैं, तो केजी उसका क्या हो जाता है, रेफरेंस हो जाता है यूनिट। 1 केजी का 2 गुना 2 केजी हो गया, 1 केजी का हाफ गुना आधा केजी हो गया। तो इस बस 1 केजी को रेफरेंस मान लिया, केजी को मास का रेफरेंस मान लिया, और उसके हिसाब से आप जितना ज्यादा लीजिए उतना ज्यादा क्या होगा, 1 केजी, 2 केजी, 1000 केजी, जितना लेना है, लेकिन केजी को आप रेफरेंस मान लिए। उसी तरह से टाइम में सेकंड क्या है, यूनिट है। अब 1 सेकंड का कितना भी टाइम्स आप ले लीजिए, लेकिन यूनिट क्या होगा, एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड क्या होगा, जो कि मान करके साइंटिस्ट ने जो बैठा मीटिंग किया कि नहीं, पूरे बस विश्व को इस यूनिट को मानना होगा, एक ऐसा यूनिट जिस पर हम लोग काम कर सके, मेजरमेंट करने में हमें कोई दिक्कत ना आए, तो वह क्या है, यूनिट है। आगे देखिए, माप के मानक कहता है एक ऐसा, या ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है, ये यूनिट हम लोगों ने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने चुना है, एक रेफरेंस चुना है, और उसको कंपेयर करके हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, अगर किसी भी, जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको फिजिकल क्वांटिटी मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, और उसके साथ उसका यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका यूनिट होना चाहिए। अगर आप लेने जाते हैं 5, जैसे कि अगर चिंटू को भेजिए उसकी मम्मी कि जाओ लड्डू लेकर के आओ, तो ये इसके मन में क्या आएगा कि अरे 5 केजी बोली है, तो 5 क्या हुआ, इसके साथ इस फिजिकल क्वांटिटी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और उसके साथ केजी क्या है, यूनिट है। अगर इस बकलोलवा को अगर यूनिट का पता नहीं होता, तो इसकी माँ इसको भेजती, नहीं भेजती। मतलब इसको, उसकी माँ को पता है कि यूनिट के बारे में इसे पता है, नहीं तो ये जाएगा 5 केजी लड्डू लेने, और लड्डू का क्या करने लगेगा, फीता-उता लेके जाएगा और फीता से नापने लगेगा। तो जैसा फिजिकल क्वांटिटी, उसके हिसाब से उसका यूनिट पता होना चाहिए, सब कुछ सबको पता है। और ये यूनिट जो है पूरे विश्व में चलता है। ये नहीं कि हम जिस चीज़ को केजी में नापते हैं, अमेरिका में उसको किलोमीटर में नापा जाता है, और ब्रिटेन में उसी को क्या बोलते हैं कि सेकंड में नापा जाता है, ऐसा नहीं है। एक यूनिट है पूरे वर्ल्ड वाइड, एक यूनिट है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो याद रखिएगा कि जब लोग बैठे इसका तोड़ निकाला, कैसे मेजर किया जाए, सब कोई एक ही बात कैसे समझेंगे, तो उसके लिए यूनिट कैसा होना चाहिए, एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए, पूरी तरह से एकदम डिफाइंड, कि नहीं ये है तो यही है।
इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, रिप्रोड्यूस होना चाहिए पूरी अच्छी तरह से, कंपेयर कर सके हम उसके साथ अच्छे से, ठीक है। जैसे कि केजी का एक डेफिनेशन है, क्या है, एक डेफिनेशन है, उसको रेफरेंस मान करके 1 केजी के भार का कुछ रख दिया गया है और उसी को रेफरेंस मान करके वैसा बटखारा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो कंपेयर भी आसानी से किया जा सके और पूरे विश्व में वो यूनिट को क्या किया जाना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए, स्वीकार करे सब कोई। ये नहीं कि हम आप मान रहे हैं केजी, कोई बात नहीं, हम ग्राम में चलेंगे या फिर हम मिलीमीटर में चलेंगे, ऐसा नहीं, सब कोई को एक ही यूनिट पर चलना है। दूसरा बात कि हमने जो स्टैंडर्ड मान के रखा है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड जो रेफरेंस हमने यूनिट के रूप में मान करके रखा है और उसको रखा हुआ है एक इंटरनेशनल संस्था में, वहां पर जो रखे हैं, तो वो जो रखे हैं यूनिट को, वो किसी भी फिजिकल कंडीशन के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नहीं कि अब केजी का रख दिया वहां पर और जब कोई वर्षा आया या फिर गर्मी आया तो वो क्या हो, 1 केजी से 900 ग्राम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक जो मतलब वहां पर सेट किया गया है फिजिकल यूनिट को, वहां पर जो सेट किया गया है, रेफरेंस जिसको रखा गया है, वो किसी भी फिजिकल कंडीशन में किसी भी फिजिकल कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके का, चाहे गर्मी आए, चाहे कोहरा आए, चाहे बरसात आए, चाहे बर्फ बढ़े, उसका वैल्यू एक ही होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो ये बात है कि यूनिट के बारे में। तो यूनिट हमने देखा। अब देखिए बात करते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट सिस्टम को माना गया। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट जो मान लिया गया कि 3 ऐसे चीज हैं कि अरे हम लोग लंबाई मापेंगे, नहीं तो वेट मापते हैं, वजन मापते हैं, नहीं तो टाइम। ये 3 चीज, क्या, लंबाई, एक दूसरा टाइम और तीसरा वेट, मास, यही हम 3 चीज क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको जो धीरे धीरे करके इसको क्या किया, बेस मान लिया गया इन 3 चीजों को, और अलग अलग देशों में यूनिट सिस्टम अलग अलग, इसको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट सिस्टम अपनाया गया। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें सीजीएस सिस्टम, जैसा कि नाम से पता चलता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में सेंटीमीटर मतलब लेंथ के लिए क्या आया, सेंटीमीटर आया, लेंथ के लिए यूनिट जो इसमें इस सीजीएस सिस्टम में लिया जाता है वो सेंटीमीटर। अगर मास के लिए, जो द्रव्यमान के लिए, जो वेट के लिए नहीं, द्रव्यमान के लिए, मास के लिए जो यूनिट लिया जाता है वो क्या, ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम ऐसा माना गया। उसके बाद देखिए फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, फुट मतलब लेंथ के लिए फुट हम लोग मेजर करेंगे, और पाउंड करेंगे किसके लिए, मास के लिए, और सेकंड के लिए टाइम, और मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मतलब लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। तो ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटी था, लास्ट में सबसे जो क्या बोलते हैं कि मॉडर्न समय में एमकेएस सिस्टम पर चलने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे लोग जैसे जैसे डेवलप करते गए, तो टेम्परेचर को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी था, उसके साथ 4 और फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड हो गया। 4 और फंडामेंटल, यानी कि जो 4 और मूल राशि, 4 और मूल भौतिक राशि को ऐड किया गया, और उसको क्या किया गया, इंटरनेशनली सिस्टम पे क्या किया गया, कह दिया गया सब कोई इसी को मानेंगे, सब कोई इसी फंडामेंटल क्वांटिटी को मानिएगा, और इसी के हिसाब से जो यूनिट बनेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी को आपको मानना होगा। तो आगे देखिए जो लास्ट में एसआई सिस्टम आया, क्या, एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह सिस्टम ऑफ यूनिट जो एसआई सिस्टम है वह एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है। जैसे एमकेएस में क्या था, लेंथ के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड और मास के लिए किलोग्राम। तो यही एमकेएस सिस्टम का जो डेवलप्ड रूप है, जो आगे इसी में ऐड कर दिया गया 4 और फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी को, और कह दिया गया पूरे विश्व को, पूरे इंटरनेशनल, पूरे जहां जहां पर यहां पर मानव रहता है उसको समझना होगा, यही एसआई सिस्टम पर काम करना होगा। अगर आप कोई भी चीज मेट्रिक सिस्टम पर काम करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, मापते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको एसआई सिस्टम पर काम करना होगा। तो 1960 ईस्वी की बात है, 1960 ईस्वी की बात है कि उसमें जो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट एंड वेइंग, इसने क्या किया, 1960 में एसआई सिस्टम को लाया, और ये टाइम, लेंथ और मास के साथ साथ 4 और फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड कर दिया। और इसके साथ याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, मतलब जो मूल मौलिक राशि, जो या फिर ये बोल सकते हैं बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी जो बोलिए, ये 7 है। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। सबसे पहला टाइम, उसके बाद लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद रखिएगा, देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या क्या है? टाइम यानी कि समय, लेंथ यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रिक करंट तो आप जान ही रहे हैं, करंट है, विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इस तरह से। उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का मात्रा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को सेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को सेट कर दिया गया। सेकेंड, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, यूनिट इसका सेकंड हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका मोल हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया। इन यूनिट को लेकर के हमको आगे चलना है। ये सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इसके यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इसके द्वारा बनाया गया जो भी यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। आगे देखिए, एक बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के, कितने टाइप के? फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के। एक क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी हमने बताया डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी और याद रख लीजिएगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको पूरक राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक राशि भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को पूरक राशि कहते हैं। और पूरक राशि कुछ के लिए नहीं, बस कोण को मापने के लिए होता है। क्या? कोण और एंगल को मेजर करने के लिए होता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता। याद रखिएगा, यूनिट तो होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं कि सबसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल कौन सा एंगल? वो एंगल जो कि 2D में, जो बोर्ड में, आपके पेज में, आपके कॉपी में, जो बोर्ड में आप बना सकते हैं शेप को, वो क्या होता है? 2D होता है। और जो कि शेप में नहीं, जो आपके रियल वर्ल्ड में, जो फिजिकल वर्ल्ड में, जो आपके दुनिया में 3D वर्ल्ड में जो चलता है, वो आपका यहां पर आ जाएगा सॉलिड एंगल के अंदर। तो दो क्वांटिटी हमने देखा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, कौन कौन से? प्लेन एंगल वाला और सॉलिड एंगल वाला। और इसके जो यूनिट होंगे, इसके यूनिट जो प्लेन एंगल में आएगा उसका यूनिट, और सॉलिड एंगल का हम लोग देख लेते हैं। तो प्लेन एंगल जो होता है, एक ऐसा प्लेन एंगल हम कह सकते हैं कि एक कोण जो बनाता है। प्लेन एंगल कहां पर? तो जो आप बोर्ड पर सर्कल बनाते हैं, जो वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक यहां। और जो सॉलिड एंगल होता है, आप देखते होंगे तरबूज, आपने देखा होगा तरबूज, जिसको गोला कह सकते हैं, स्फेयर कह सकते हैं। तो स्फेयर क्या है? स्फेयर जो है क्या है? 3D शेप है, 3D शेप है स्फेयर, तरबूज, ये सब क्या है? 3D शेप है। तो ये आप समझ सकते होंगे, एक 3D शेप तरबूज वाला। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण कहां बनेगा? समतल कोण कहां बनेगा? 2D पर बनेगा। 2D यानी कि आपका जो बोर्ड है, आपका जो पेपर है, आपका जो पेज है, उस पर बनेगा प्लेन एंगल। आप एक सर्कल बनाएंगे, आप एक वृत्त बनाएंगे, और जब आप वृत्त बनाएंगे तो उसका सेंटर भी होगा, और उस सेंटर से एक रेडियस भी आएगा सर्कल के परिधि पर। ये क्या कहलाता है? परिधि, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? इसका 2πr होता है, ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे, 2πr, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आर रेडियस लेंथ का, आर लेंथ का आप क्या करेंगे? सेंटर से एक चाप खींचेंगे। क्या करेंगे? एक चाप बनाएंगे यहां पर सर्कल के परिधि पर, और आर लेंथ का बनाएंगे। जितना लेंथ का ये आर रेडियस है, उतना ही लेंथ का आपको चाप बनाना है, और फिर वहां से क्या करना है? एक कोण बना देना है इसके सेंटर पर, और इस रेडियस के साथ और चाप के साथ मिलकर के जो एक लाइन यहां पर से खींचता है सेंटर के साथ, जो एक कोण बनता है, उसी को कहते हैं हम लोग समतल कोण, उसी को कहते हैं प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल जो थीटा यहां से डिनोट करते हैं, और प्लेन एंगल को का जो यूनिट हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं प्लेन एंगल को, रेडियन में करते हैं। किसमें? रेडियन में करते हैं। बस इतना जानना काफी है, इससे ज्यादा जानना काफी नहीं है। लेकिन यहां पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम लोग यहां पर पूरा जो एक सर्कल, एक पूरा सर्कल जो है, ये 2D में था, आर लेंथ का, यहां पर लेंथ से काम चल जाएगा, आर लेंथ से, ठीक है, ये लाइन से। अब यहां से ये था कि पूरा जब एक सर्कल पर एक पूरा एंगल जब बना लेता है, एक पूरा पीरियड घूम लेता है, एक चक्कर पूरा लगा लेता है, सर्कल रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का,
360 डिग्री का, जिसको हम लोग 2 पाई कहते हैं, क्योंकि 1 पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ये सब तो आपको पता होगा। और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो 2 पाई एंगल ये पूरा बनाता है, ठीक है, 2 पाई एंगल ये पूरा बनाता है। अब हम लोग देख लेते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमने कहा कि सॉलिड एंगल का मतलब इसको घन कोण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, घन कोण। सॉलिड मतलब कि स्फेयर वाला, गोला, स्फेयर गोला जो 3D में बनता है, क्या 3D में बनता है, 3D वर्ल्ड में, जो फिजिकल वर्ल्ड में बनता है। आप इसका एक जीता जागता उदाहरण ये समझ सकते हैं, तरबूज आपने देखा होगा, क्या तरबूज आपने देखा होगा, और जब तरबूज आप लेने जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि एक काट करके थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो जब वो काटता है तो प्लेन टाइप से तो बनेगा नहीं, उसका एक एरिया होगा, ठीक है, उसका एक एरिया इस तरह से आपको बना करके, इस तरह से आपको काट करके देगा। तो इसका तो जैसे आर रेडियस है, जैसे कि स्फेयर का भी तो रेडियस होता है, वो आर रेडियस है। और ये जो इस जगह से ये जो ऊपर वाला एरिया जो काट करके आपको दिया, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, इसको आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है आर स्क्वायर, ये आर है तो एरिया क्या होगा आर स्क्वायर होगा। तो इसका कुछ एरिया जो आर स्क्वायर एरिया है, और ये जो स्फेयर के सेंटर पर एक एंगल बनाता है इसके साथ, तो ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। ये क्या कहलाता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका यूनिट स्टेरेडियन में, किसमें स्टेरेडियन में, किसमें स्टेरेडियन में। तो यहाँ आर लेंथ का एक ये बन गया, ठीक है, स्फेयर का रेडियस है। और ये जो एरिया यहाँ पर जो काट करके निकाला है, उसका एरिया क्या होगा आर स्क्वायर होगा, जैसा कि पता चल रहा है। तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या है स्टेरेडियन है, इसका यूनिट क्या है स्टेरेडियन। तो जो ये सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा आपका, ये जितना एंगल बनाया इसके साथ ओमेगा और आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, जो सॉलिड एंगल बनाया और उसके साथ आर स्क्वायर जो है, तो ओमेगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा नॉर्मल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो यहां से अगर कहें कि एंगल बताइए क्या होगा, सॉलिड एंगल बताइए, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम देखें ओमेगा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है सॉलिड एंगल, सॉरी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल। तो ये इतना कुछ जो इसका एक्सप्रेशन है वो मायने नहीं रखता, बस आपसे मायने रखता है कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, और इसके यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल के स्टेरेडियन। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख यूनिट दिए गए हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है। तो लाइट ईयर जैसे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी का यूनिट है, किसका दूरी का यूनिट है, या फिर समय का है, किसका है, आप इसको बताइएगा। ठीक है, तो जो लाइट है, लाइट स्पेस में एक साल में जितना दूरी तय करता है, लाइट का स्पीड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, किस स्पीड से लाइट एक सेकंड में कितना दूरी तय कर लेती है। तो लाइट स्पेस में एक साल में जितना दूरी तय करती है उसी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। और उसका कितना दूरी वो तय कर लेता है एक साल में, एक लाइट 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक साल में लाइट के द्वारा स्पेस में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे देखिए खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक को क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसी को क्या कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कितना है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, लगभग 15 करोड़, कहा जाता है ना कि लगभग 15 करोड़ है यहां से दूरी। तो देखिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, पृथ्वी जो हम यहां पर रह रहे हैं और सूर्य के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसी को कहा जाता है खगोलीय मात्रक। और पारसिक क्या है, अच्छा पारसिक जो है पारलैक्टिक सेकेंड का स्मॉल रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए पारसिक जो दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसिक, दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसिक। और एक पारसिक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। याद कीजिए एक पारसेक के बराबर कितना, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और याद रखिएगा कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट वर्ष। ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा फैदम क्या होता है, फैदम भी दूरी का यूनिट है। अच्छा इसका जो फैदम यूनिट जो है, इसका प्रयोग, इसका यूज समुद्र की गहराई को, समुद्र कितना गहरा है यहां पर, उसको किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, तो फैदम में, कितने फैदम में मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको फैदम कहते हैं। और एक फैदम बराबर होता है
एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। मतलब अगर आप 6 फीट के हैं तो आप 1 फैदम है, जो कि समुद्र में गहराई को मापने के लिए किया जाने वाला यूनिट है। ठीक है, यूज किया जाने वाला यूनिट है। तो 1 फैदम बराबर 6 फीट, और यहां पर क्या हो जाता है 1.828 मीटर, कहता है ना 180, 180 जो लगभग रहता है 6 फीट, तो 1.828 मीटर जो होता है 1 फैदम बराबर होता है। और एक केबल बराबर 100 फैदम, 100 फैदम कहेगा कि 1 फैदम बराबर 6 फीट, और 6 फीट बराबर 1.828 मीटर। अच्छा, एक केबल बराबर 100 फैदम। समुद्री मील क्या होता है? नॉटिकल माइल। अच्छा, ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, किसी भी देश का, चाहे भारतवर्ष हो या फिर कोई भी देश हो, तो अगर समुद्र उसके देश के चारों ओर है तो उसका एक नॉटिकल माइल से उसका रेंज क्या किया जाता है, उसका एक दायरा दायरा एक सीमा बांधा जाता है। जैसे कि एक होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन, जो अलग अलग इकोनॉमिक जोन की यहाँ पर आप संसाधन को दोहन कर सकते हैं, यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। इस टाइप से क्या होता है, जोन में बांटा जाता है कि 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक कौन सा जोन है, 24 नॉटिकल माइल तक कौन सा जोन है, 200 नॉटिकल माइल तक कौन सा जोन है। तो समुद्र में दूरी को नापने के लिए, समुद्र में जैसे कि अभी हम लोग जमीन पर नापते हैं दूरी, किसमें, जमीन पर दूरी किसमें नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ये सब में नापते हैं। ठीक है, लेकिन समुद्र में अगर जाओगे दूरी तय करने, दूरी नापने, तो क्या होगा, आपको कहेगा कि आपको नॉटिकल माइल में दूरी तय करना, मतलब नापना होगा नॉटिकल माइल में। और एक नॉटिकल माइल बराबर, याद रखिएगा, 1852 मीटर। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर, लगभग 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अब याद रख लेंगे, एक नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर, और लगभग इसे कह सकते हैं 1.852 किलोमीटर। तो हम लोगों ने देखा कि ये सब दूरी के कुछ मात्रक है, इसे याद रखना चाहिए। लंबाई के कुछ मात्रक, जैसे कि अभी हमने देखा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना, एक खगोलीय मात्रक। एक मील बराबर कितना होता है, 1760 गज। एक माइल बराबर 1760 गज, या फिर उसी को 5280 फीट कहा जाता है। क्या याद रहेगा, एक माइल बराबर 1760 गज, उसी को 5280 फीट कहा जाता है। या फिर उसी को हम जब क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करेंगे इसको किलोमीटर में, तो 1.6 किलोमीटर बराबर होता है एक माइल। एक माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल जो है वो 1852 मीटर। अच्छा, स्टेट्यूट माइल क्या होता है, स्टेट्यूट माइल? अच्छा, स्टेट्यूट माइल बराबर, एक स्टेट्यूट माइल बराबर होता है 1609 मीटर। 1609 मीटर बराबर पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि बताइए एक स्टेट्यूट मील बराबर 1609 मीटर। अच्छा, एक फर्मी लंबाई का ही मात्रक है। एक फर्मी जो है बहुत छोटा यूनिट है लंबाई का, 10⁻⁻15 मीटर। मतलब देख लीजिए कितना छोटा है, मतलब एक 10⁻⁻50, करोड़ों अरबों, एक मीटर का करोड़ों अरबों टाइम्स कम। ठीक है, एक मीटर से। तो एक फर्मी बराबर क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, हमने अभी देखा था। और एक फैदम बराबर 6 फीट, और 6 फीट बराबर 1.828 मीटर, ये भी देखा था हमने। और एक केबल बराबर 100 फैदम होता था, ये देखा। अब देखिए मास की कुछ यूनिट, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। एक स्लग क्या होता है, एक स्लग याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक स्लग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम। 14 पॉइंट लगभग 15 किलोग्राम, लगभग 14.5 किलोग्राम एक स्लग के बराबर होता है। और एक स्टोन के बराबर, एक स्टोन वही पूरा का पूरा 14.5 किलोग्राम। पूरा का पूरा 14.5 किलोग्राम अगर आपको कोई चीज दिया है तो आप कह सकते हैं आपने मुझे एक स्टोन दिया। और एक ग्रेन क्या होता है, एक ग्रेन, अगर सोना चांदी आप कभी लेने गए होंगे तो एक ग्रेन बराबर होता है 7.776 ग्राम। 7.776 ग्राम। अच्छा, एक एएमयू जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, वह क्या होता है, एक एएमयू बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक क्विंटल 100 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है, जो अभी देखे थे एफपीएस सिस्टम, तो एक पाउंड बराबर होता है आपका 453.59 ग्राम। एक पाउंड बराबर। आगे देखते हैं टाइम के कुछ यूनिट है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यहाँ सब कुछ हम लोग जानते हैं। 24 घंटा में 86,400 सेकंड। सेकंड जो होता है सबसे जो यूनिट, बेस यूनिट है, रेफरेंस यूनिट है किसका, टाइम का। और सेकंड का जितना आगे जाते जाइए तो अलग अलग बात बनते जाती है। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 3600 सेकंड, 24 घंटा में 86,400 सेकंड, एक साल में 365 दिन, और 365 दिन में कितना सेकंड, 3.16 इंटू 10⁻7 सेकंड। इसको आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है मल्टीपल और उसके प्रीफिक्सेस दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर तो क्या होता है, 1/10 है ना, 1/10, या फिर 10⁻⁻1 मीटर।
ठीक है, 1 डेसीमीटर। वहीं पर सेंटी यहाँ पर देख सकते होंगे 1/100 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। वहीं पर अगर मिली देखें तो 10 टू द पावर माइनस क्यूब, मिली क्या होता है, या ये आपको केवल टेबल एक बार देख लेना है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी-कभी, ठीक है। जैसे कि डेसी बराबर 10 टू द पावर -1 मीटर, ठीक है। अगर ये देखें डेसीमीटर बराबर 10 टू द पावर -1 मीटर, वहीं पर सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। मिली 10 टू द पावर माइनस क्यूब, तो ये माइक्रो क्या होता है 10 टू द पावर -6। अगर नैनो देखें तो 10 टू द पावर -9, पिको देखें तो 10 टू द पावर -12, फेमटो 10 टू द पावर -15, एक्टो 10 टू द पावर -18, जेप्टो 10 टू द पावर -21 और योक्टो 10 टू द पावर -24, सबसे छोटा यूनिट अगर कहा जा सकता है। अब देखिए डेका क्या होता है, डेका मतलब 10 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेका, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टो, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 पर पावर 6 मीटर बराबर 1 मेगा, ठीक है। वहीं पर 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 9 1 गीगा के बराबर होता है। 10 टू द पावर 12 टेरा होता है, 10 टू द पावर 15 पेटा होता है, 10 टू द पावर 18 एक्सा होता है, जेट्टा योटा। तो ये सब कुछ एक बार टेबल आप देख लेंगे हो जाएगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उससे रिलेटेड उसका क्या यूनिट हो सकता है। उस जैसे कि हम लोग देखें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, लेंथ और मास टाइम। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर का कभी कभी देखिएगा जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो मीटर को किस डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल है। जैसे लेंथ होता है, जैसे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल से डिनोट करते हैं। वही मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मास का, वो लिखते हैं एम से, किससे, एम से। और टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है। और टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं टी लिखते हैं। बस अगर आपको ये पता है, एल एम टी पता है, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर आपको उसका यूनिट पता है, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है। देखिए फॉर्मूला पता होने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जैसे कि अगर आप फोर्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं न्यूटन। अगर और भी इलेबोरेट करके पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इस तरह का आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी निकले हैं वो कहां से निकले हैं, उसके यूनिट कहां से निकले हैं, तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से निकले हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पता है और अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं, तो आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे, एसआई यूनिट भी निकाल लेंगे। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें चीजें भी पता चलते चली जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी पता चलते चले जाएगा, और जाकर के हम उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ हम लोग इसको शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि टाइम का तो हमने ये देखा, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट है मीटर स्क्वायर। और जब मीटर स्क्वायर है तो जैसे कि इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कह दिया लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तो आप लिखेंगे कि लेंथ का क्या होता है, एल होता है, और मीटर स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो मीटर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, एल है, और मीटर क्यूब तो एल क्यूब लिखेंगे इसको, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। यहां पर क्यूब देना भूल गया, तो मीटर क्यूब तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केजी, केजी का क्या होगा, एम होगा, और जो मीटर है उसका क्या होगा, एल होगा, और मीटर क्यूब है तो एम एल क्यूब, एम बाय एल क्यूब। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एल जब ऊपर से चला जाएगा तो -3। तो अगर डेंसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, अगर हमको पता था, उसका फॉर्मूला पता था, उसके बारे में हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम ये सब चीज आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, तो हमको कॉन्सेप्ट पता चलते जाएगा, फॉर्मूला पता चलते जाएगा, और उसके बाद हम किसी का भी यूनिट लिख सकते हैं, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखें, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, हमको पता था, तो हम इसका यूनिट लिख दें क्या, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर इसका कहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, मास का एम, और मीटर क्यूब का एल क्यूब। ये अगर इसको और लिखेंगे ऊपर लेकर के चले जाएंगे, एम एल माइनस क्यूब, इसको कर दिया। तो ये हो गया आपका क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डेंसिटी का। वैसे ही आगे देख लेते हैं, डेंसिटी हो गया, यहां हम कर देंगे पीडीएफ में। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में सही हो जाएगा।
रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता है क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट है, अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट है क्या? नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यह रेशियो होता है दो डेंसिटी का, दो टाइप के, मतलब दो अलग-अलग क्वांटिटी, अलग-अलग ऑब्जेक्ट के डेंसिटी का रेशियो होता है, ठीक है? इसीलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये यूनिटलेस है। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? स्पीड और वेलोसिटी जो है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अगर हमको पता है तो डिस्टेंस लेंथ का यूनिट है, उसका हो जाएगा मीटर, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट, और मीटर का क्या होता है? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, और सेकंड का क्या होता है? टी होता है, तो एल बाई टी हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, ठीक। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? स्पीड वेलोसिटी का हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोशन वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें एक्सेलरेशन सीखेंगे, वेलोसिटी सीखेंगे, डिस्टेंस सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखने वाले। उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक अच्छे लेवल पर हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, और इसके बाद यकीन मानिए आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का डर नहीं सताएगा, पूरा कवर किया जाएगा एक एक पॉइंट को। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। पूरा जो साइंस है और इसके बाद जो घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। आप किसी भी तरह के से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम जानते हैं। अच्छा, मीटर का क्या होगा? फिर से मीटर का हो जाएगा एल, सेकंड का क्या होगा? टी स्क्वायर, इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो एल टी माइनस टू। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, इससे है, और आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फॉर्मूला भी हमें पता चलेगा। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का, जिसको कि रेखीय संवेग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेखीय संवेग कहा जाता है। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम भी। पी बराबर क्या होता है? एम भी होता है। एम बराबर, एम का यूनिट क्या होगा? केजी होगा, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो अगर पूछ लिया जाए कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम तक, कीजी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, तो बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो केजी का क्या होगा? एम हो जाएगा, मीटर का क्या होगा? एल होगा, और सेकेंड नीचे चला गया, केजी मीटर पर सेकेंड, तो टी होगा। अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए, एम एल टी माइनस वन। तो अगर इस तरह से पूछा जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला भी, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन। अब देखें फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? एक तो जानते हैं हम लोग, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। और अगर फोर्स को और इलेबोरेट करें तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते होंगे। एफ बराबर एम ए, एम का यूनिट क्या होगा? केजी होगा, और एक्सेलरेशन का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? केजी का हो जाएगा एम, और मीटर का हो जाएगा एल, और सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर। अब ऊपर लेकर के चले जाओ, सबको एक लाइन में लिखो, तो एम एल टी माइनस टू। तो क्या आप लोग पूरी तरह से समझ गए डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना? ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। इंपल्स, इंपल्स मतलब होता है आवेग। क्या होता है? इंपल्स मतलब होता है आवेग। कि अगर थोड़े से टाइम के लिए अगर फोर्स जो है, बहुत तगड़ा फोर्स अगर आपके ऊपर लगा, जैसे कि आपको जाए जाए एक चाटा सड़ाक ले कोई मार दे, तो वो चाटा जो लगा थोड़े से टाइम के लिए, पूरा फोर्स लगा, तो फोर्स जो है विथ अगर थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए अगर लगता है, तो वो कहलाता है इंपल्स। जो बैट से बॉल पर प्रहार किया जाता है, क्या कहता है? इंपल्सिव फोर्स। तो वहां क्या हो जाता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और अगर इस पे इसे एलिब्रेट करके पूछ लिया जाए तो न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड है ऊपर, तो सेकेंड से सेकेंड खत्म, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दीजिए, एम एल ये हो जाएगा एम एल, और टी नीचे, तो एम एल टी माइनस वन। तो ये हम लोगों ने देख लिया। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है। अच्छा, वर्क का यूनिट जूल है, इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। न्यूटन मीटर भी वर्क, वर्क बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्यों भैया?
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर हम लोग कह सकते हैं वर्क बाय डिस्टेंस, या फिर वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, जितने जितने जिस जिस दिशा में फोर्स लगाएं और उसी दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो खिसक जाता है, तो क्या कहते हैं, हमने कुछ वर्क किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क। और अगर यूनिट यहां से पूछ लिया जाए कि बताइए कि वर्क का यूनिट क्या होगा, तो हम जानते हैं वर्क जो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो हम कह सकते हैं कि वर्क बराबर न्यूटन मीटर होता है, और वर्क का यूनिट जूल भी होता है। और न्यूटन मीटर को अगर कह दे कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो लिख सकते हैं आप आसानी से। पावर का यूनिट होता है वॉट। क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट। अगर आप अगर आप कोई काम करते हैं जितने टाइम के लिए अगर आप काम करते हैं, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। अगर आप कहता है ना कि ये बहुत पावरफुल है, कम समय में बहुत ज्यादा काम कर लेता है, अगर कम समय लग रहा है तो पावरफुल आप ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं टाइम और काम कम कर रहे हैं, तो पावरफुल कम है। तो कहता है अगर कम समय में ज्यादा टाइम अगर काम कर लिया तो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा समय में कम काम कर रहे हैं तो कम पावरफुल है। तो ये सब टाइम का मतलब वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वर्क जो आप कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही आपका है पावर। यही आपका क्या है, पावर है। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर में सब कुछ पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आगे प्रेशर विस्कोसिटी पढ़ेंगे, आगे सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, तो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको केवल चैनल के साथ बने रहना है। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर पूरा फिजिक्स यहाँ पर एकदम हलवा बना करके आपको चखा दिया जाएगा। केवल आपको सुनना है और देखना है, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके सारा का सारा चीज पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और काम हमारा होते जाएगा। तो ये पूरा का पूरा दे दिया गया है यूनिट का, फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट दे दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका एक जो ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र से, ठीक है, घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद ल्यूसेंट और क्राउन से ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो वहां पर भी हम इसको एलोबरेट करेंगे, मेजरमेंट और डायमेंशन को वहां भी समझाएंगे। तो पूरा का पूरा कहीं से कुछ नहीं छूटेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, हम जो कंटेंट दे रहे हैं, जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी से साइंस हम लोग कवर करने